हेलो दोस्तों, अशोका यस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है 25 सितंबर तक की न्यूज़ देख चुके हैं और आज हम लोग जो है 26 यानी 26, 27, 28 और 29 ये सारी न्यूज़ एक साथ कवर करेंगे। और आपको मैंने पहले बताया कि न्यूज़ लेट आने का कारण क्या है। तो न्यूज़ लेट आने का कारण यही था कि जो है न्यूज़ एक तो रिकॉर्ड सारी हो रही थी लेकिन जो है समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है यूपी पीसीएस का, आपको पता ही होगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को, तो उसकी जो है व्यस्तता के कारण ये चीज़ें नहीं आ पा रही थी। और आपको हम बता भी दें कि हमारा एक दूसरा जो चैनल है अशोका पीसीएस, तो उसमें हम लोग जो है जो भी यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए करंट अफेयर्स वगैरह वो कवर करा रहे थे। तो वहाँ पे हम चीज़ें काम ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए न्यूज़ रेगुलर नहीं आ पा रही थी। लेकिन आपकी कोई भी न्यूज़ छूटेगी नहीं और कोई भी न्यूज़ जो है मिस नहीं होगी, इसलिए मैंने जो है एक साथ सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे और 22 सितंबर से रेगुलर न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक की जो न्यूज़ छूटी है वो 2 वीडियो में हमने कवर कर दी है। इसके पहले हमने 23 सितंबर से 25 सितंबर की न्यूज़ अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने अपलोड की है। और जो ये न्यूज़ है ये 26 से 29 तक की चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे न्यूज़ पे। जो 26 सितंबर की न्यूज़ है उसमें पहली न्यूज़ क्या है, कॉफ़ी बोर्ड। अब कॉफ़ी बोर्ड चर्चा में था, तो न्यूज़ क्या था ये पहले समझ लीजिए, फिर हम कॉफ़ी बोर्ड समझेंगे। तो कॉफ़ी बोर्ड यूरोपीय संघ के नियमों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, ठीक है। ये तो थी न्यूज़, ठीक है। आपको पता होगा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत ने एफटीए साइन किया है। एफटीए साइन करने की बात हो रही है यूरोपीय संघ के साथ, और वहाँ के जो कुछ रूल्स हैं यूरोपीय संघ के, उसके लिए कॉफ़ी बोर्ड क्या करेगा, कुछ अभियान या जागरूकता अभियान टाइप का कार्यक्रम चलाएगा, ताकि जो किसान जो हमारे किसान भाई हैं कॉफ़ी के, जो कॉफ़ी उत्पादन करते हैं, उनको सही जानकारी मिल पाए कि हमें यूरोप में जो चीज़ें भेजनी है कॉफ़ी की वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। तो कॉफ़ी बोर्ड चर्चा में था, इसको समझ लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। ये ध्यान रखना कि आज़ादी से पहले ही ये जो है बोर्ड बन गया था, आज़ादी के पहले ही। तो कॉफ़ी अधिनियम के अनुसार 1942 में कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक। मंत्रालय अगर देखना चाहो तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये बोर्ड आता है। आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई बोर्ड बना है तो आई थिंक कॉफ़ी बोर्ड ही बना था, ठीक, क्योंकि आज़ादी के पहले का बोर्ड है ये। और कॉफ़ी जो है विदेशों में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होती है, चाय की अपेक्षा इसकी मांग ज़्यादा होती है कॉफ़ी की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉफ़ी की कौन कौन सी प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा, एक तो आपको पता होगा कि रोबस्टा, और एक और है इसकी प्रजाति, मैंने पहले भी न्यूज़ में चर्चा की है, तो वो आप देख लीजिएगा। कॉफ़ी की 2 प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फेमस है, एक तो रोबस्टा करके, एक और करके है, तो वो आप देख लेना। कॉफ़ी की प्रजातियाँ 2 है, चर्चा में थी। आपको जो भी पढ़ना है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 1942, और मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ पे जो थी विदेशी न्यायाधिकरण, यानी जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल चर्चा में बहुत ज़्यादा था, एफटी, ठीक है। फॉरेन ट्रिब्यूनल चर्चा में क्यों था, क्योंकि असम वाले क्षेत्र में बहुत सारे बांग्लादेशी या घुसपैठिए आ रहे थे, तो विदेशी की जांच करना कि कोई इंसान विदेशी है या भारतीय है, इसकी नागरिकता कहाँ की है, इसकी जांच कौन करता है, यानी विदेशी न्यायाधिकरण। तो अर्धन्यायिक निकाय है, पहले तो ध्यान रखना। विदेशी न्यायाधिकरण हमने पहले भी बहुत डिटेल में कवर किया है, जो कोई हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो विदेशी न्यायाधिकरण को देख चुके होंगे पहले की न्यूज़ में। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि, क्योंकि हर चीज़ हम बार बार नहीं बता सकते ना, जो हमसे जुड़े होंगे उनको ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपकी जानकारी लेके बता दूं कि एफटी आपको अगर पढ़ना है फॉरेन ट्रिब्यूनल, तो आप अपनी लक्ष्मीकांत में अधिकरण वाला चैप्टर खोलिएगा, अधिकरण, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे अधिकरण मिल जाएंगे एक ही जगह, लक्ष्मीकांत में। तो वहाँ पे विदेशी अधिकरण भी है, पॉलिटी से इसको आप कवर कर सकते हो। ध्यान रखना ये अर्धन्यायिक संस्था है और संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक क्यों नहीं, क्योंकि इसको एक विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये संवैधानिक नहीं, किसी संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख भी नहीं है। तो ये एक जो है कैसी संस्था है, ये कह सकते हो कि ये एक वैधानिक संस्था मान सकते हो, क्योंकि इसके लिए एक 2025 में एक संशोधन अधिनियम भी लागू किया गया था फॉरेन ट्रिब्यूनल के लिए। तो एक ये वैधानिक है, ना कि संवैधानिक। तो ध्यान रखना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेशी न्यायाधिकरण अर्धन्यायिक संस्था है या पूर्ण न्यायिक संस्था है, ठीक, किस तरह की शक्तियां रखता है। तो अर्धन्यायिक एक जो है निकाय है और विदेशियों की वैधता की जांच करता है। अगर कोई भारत के भूभाग में कोई विदेशी आ जाता है तो उसकी जांच कौन करेगा, तो उसकी विदेशी की वैधता की जांच के लिए कि ये विदेशी है, ये भारतीय, जैसे कई बार घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं, तो कैसे तय करोगे कि ये भारत के नागरिक हैं या भारत के हैं। तो उसके लिए तय करने के लिए एक विदेशी न्यायाधिकरण बना है, विदेशी ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल। वही इस वैधता यानी विदेशी वैधता या भारतीय नागरिकता की जाँच करता है। स्थापना इसकी विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत
1964 में हुई थी। ठीक है, ये सिविल न्यायालय के समान शक्तियां रखता है सिविल न्यायालय। ठीक, यानी जो है जो दीवानी न्यायालय होते हैं उसके बराबर यानी उसके समान ये अधिकार रखता है विदेशी न्यायाधिकरण। तो ध्यान रखना, फॉरेन ट्रिब्यूनल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अभी हाल ही में असम वाले क्षेत्र में ये काफ़ी चर्चा में एनआरसी और सीएए कानून को लेकर के। तो इसको आप पॉलिटी से भी कवर कर सकते हो और अगर आप चाहो तो अपना एआई टूल को यूज कर लो। एआई टूल में आप चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ 3 में है डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल, इस मिसाइल का नाम याद रखना अग्नि प्राइम मिसाइल। डीआरडीओ ने इसका रेल आधारित प्रक्षेपण किया है, मतलब रेल से, यहाँ अगर आप इसके चित्र देखोगे तो ये रेल से ही यानी ट्रेन के जो है डब्बे से ही इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही एक तरीके से भारतीय जो सेना है उसके लिए जो है गौरव का पल भी है, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, जो हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं या ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ पे आसानी से गाड़ियों से नहीं ले जा सकते, तो रेल के माध्यम से इसको लॉन्च कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको लॉन्च करने के लिए ये परीक्षण किया गया था और ये सफल भी रहा है। तो इसमें डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड यानी एसएफसी ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना अग्नि प्राइम मिसाइल। इसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अग्नि प्राइम मिसाइल देखो ट्रेन से या रेल से, मतलब रेल से ही रख करके लॉन्च की जा रही है। मारक क्षमता कितनी है अग्नि प्राइम मिसाइल की? तो 2000 किलोमीटर। देखो अब हमारे पास अग्नि की 5 मिसाइलें हैं, अगर आप देखोगे तो अग्नि, ठीक है, तो अग्नि प्राइम है। ठीक, तो अग्नि प्राइम ध्यान रखना। वैसे हमारे पास अग्नि 5 भी है जो सबसे ज़्यादा मारक क्षमता है, और ये भी ध्यान रखना कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना कि क्रूज मिसाइल। तो अग्नि प्राइम की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर। और रेल आधारित प्रणाली से पहला प्रक्षेपण, रेल आधारित प्रणाली यानी रेल आधारित सिस्टम से पहला प्रक्षेपण जो देश भर में गतिशीलता के साथ तेज कम दृश्यता वाली तैनाती में सक्षम है। कहने का मतलब है कि ये तेजी से पहुंच सकता है कहीं भी, और कम दृश्यता वाली तैनाती का मतलब जहाँ पे दिखता भी ना हो वहाँ पे भी ये पहुंच जा करके यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए जो है एक तरीके से गौरव करने वाली चीज़ है कि हम लोग जो है रेल से भी अब अग्नि मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, अगली न्यूज़ है कि अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आपके ये जो है संवैधानिक है। अगर आप 338 ए अनुच्छेद देखोगे संविधान में तो उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग दिया है। ऐसे 338 क्या है? 338 में अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति आयोग है। तो ये 2 अनुच्छेद वहाँ पे आप पढ़ सकते हो जहाँ पे संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाती है। पॉलिटी की बुक में आप कवर कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा है कि वह उन जनजाति परिवारों को कृषि और आवास के लिए भूमि आवंटित करे तथा रोजगार व स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करे। मतलब उनको भूमि भी प्रदान करे और रोजगार और स्वास्थ्य कवरेज भी प्रदान करे। किनको? जो माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वर्ष 2005 से आसपास, मतलब वर्ष 2005 के आसपास राज्य से पलायन कर गए थे। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी और सुरक्षा कर्मियों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है 2005 के आसपास, उस समय से जो भी आदिवासी वहाँ से पलायन कर गए उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या करे? एक तो भूमि आवंटित करे, दूसरा रोजगार और स्वास्थ्य कवरेज भी प्रदान करे। मतलब उनको उनके रोजगार की और उनके स्वास्थ्य की गारंटी ले। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसके लिए? छत्तीसगढ़ सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने किसको बोला है? छत्तीसगढ़ सरकार को। तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ये आयोग ने क्या किया है? एक तरीके से निर्देश दिया है। अब आप ये कहोगे कि अनुसूचित जनजाति आयोग के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं क्या? तो ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है और ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास संवैधानिक शक्तियाँ भी हैं। तो NCST समझ लेते हैं, यानी नेशनल कमीशन ऑन, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये है क्या? मतलब ये अनुसूचित जनजाति आयोग है क्या? ये संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338A, ध्यान रखना, अनुच्छेद 338A कब बना था? 89वां संविधान संशोधन, यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसे 2004 में इससे स्थापित किया गया था। अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं इसके अध्यक्ष। NCST यानी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य होते हैं 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ध्यान रखना, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये नियुक्त होते हैं। फिर मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इसको देखो डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी पॉलिटी की बुक उठाओ और लक्ष्मीकांत वाले में जहाँ संवैधानिक संस्था है उस चैप्टर को खोलो। वहाँ पे आपको ये NCST, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक, अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो अब संवैधानिक संस्था, संवैधानिक इंस्टीट्यूट भी है, मतलब
संवैधानिक बॉडी भी है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको कवर हो जाएंगी। जैसे 338 है, ऐसे 342 भी है, जिसमें ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना हुआ है, ऐसे महिला आयोग वगैरह भी दिया। अब आप कमेंट करो कौन कौन से आयोग संवैधानिक है और कौन कौन से आयोग संवैधानिक नहीं है, केवल वैधानिक है। जैसे महिला आयोग है, ये संवैधानिक है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो आप 101% है कि अपने क्वेश्चन गलत कर लोगे, किसमें, यूपीएससी में, ठीक है। तो NC/ST के प्रमुख उद्देश्य व कार्य क्या है? ये अधिकारियों की रक्षा करना है। किसके अधिकारियों की रक्षा करना? अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग की, ST के अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा करना है, ठीक। फिर विकास को बढ़ावा देना है। किसके विकास को बढ़ावा देना? ST के। कौन कौन से विकास? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और सांस्कृतिक विकास भी। यानी ये जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब का। इन पे फोकस करती है कौन? NC/ST यानी अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक। फिर इसके अलावा कानूनी सुरक्षा, इनको कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है ST को, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को। फिर सरकारों को सलाह भी देती है, किसके लिए? ST के लिए कौन सी योजनाएं बनानी है, ST केंद्रित क्या क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं, उसके लिए सरकार को सलाह भी देती है कौन? NC/ST। फिर जांच करना, मैंने आपको बताया इसके पास सिविल न्यायालय के जो है अधिकार भी हैं, तो ये जांच भी कर सकती है, ठीक है। संवैधानिक बॉडी है, इसके पास कुछ जो है सिविल पावर भी है, तो जांच करना भी इसके पास ताकत मिली हुई है संवैधानिक रूप से, तो ये जांच भी कर सकती है अनुसूचित जनजाति आयोग। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने बताया पॉलिटी में जाकर के कवर करना है, ठीक है। बहुत हद तक मैंने कवर करा दिया है, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के तौर पे और अपने आगामी परीक्षा जो आने वाली है उसकी तैयारी को देख करके इसे बेहतर तरीके से कवर कीजिए जा करके, ठीक। अगली न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को फिलिस्तीनी नेता अब्बास, अब आपको फिलिस्तीनी नेता जो है, फिलिस्तीन में अब्बास नाम के एक नेता है जो फिलिस्तीनी राज्य के लिए लड़ रहे हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बन जाए, तो ये न्यूयॉर्क इनको जाना चाहिए था, तो न्यूयॉर्क न जा करके इन्होंने ऑनलाइन संबोधन किया, कहाँ पे? UN महासभा को। अब ये न्यूयॉर्क क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका यानी USA और इजराइल के बीच अच्छे संबंध होने के कारण USA ने इस फिलिस्तीनी नेता अब्बास को वीजा ही नहीं दिया, क्योंकि USA में ही, न्यूयॉर्क में ही क्या है? UN महासभा है। तो UN महासभा के सदस्य जितने हैं उन्होंने कहा कि भाई इनको ऑनलाइन ही बोलने दिया जाए, तो इन्होंने ऑनलाइन संबोधन किया है और कहा है यदि फिलिस्तीन को आज़ादी या आज़ाद नहीं किया गया तो न्याय नहीं होगा। कहने का मतलब उन्होंने एक तरीके से UN महासभा से रिक्वेस्ट की है या उनको बोला है कि आप फिलिस्तीनी राज्य के लिए या फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अगर आज़ाद नहीं होता तो फिर न्याय नहीं होगा। तो ये अब्बास ध्यान रखना, ये जो है न्यूज़ था। तो फिलिस्तीनी राज्य काफ़ी चर्चा में, मैंने इसका एडिटोरियल आपको बताया था कि हमारा जो है ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अशोक IAS के नाम से। यहाँ पे आपको पूरा ये फिलिस्तीनी का मुद्दा यहाँ पे मैंने देखो कवर करके डाल देता हूँ मैं एडिटोरियल, ठीक है। ये हिंदी में है, द हिंदू में जो भी प्रकाशित होता है, द हिंदू में जो भी एडिटोरियल प्रकाशित होता है जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं अनुवादित करके आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से एडिटोरियल जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहाँ हम इसको कवर कराते हैं, ठीक है। तो अगली न्यूज़ पे आई थिंक ये 26 सितंबर तक की न्यूज़ इतनी थी, और जो भी एडिटोरियल महत्वपूर्ण होता है, मैंने बताया ना कि 26 सितंबर को इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो भी होगा मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि डिटेल में कवर भी नहीं हो पाता था और बहुत सारे मुद्दे छूट जाते थे जो हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटोरियल में क्या होता है, विश्लेषण करना होता है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब तक आप खुद से विश्लेषण नहीं करोगे, खुद से इसका एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपका UPSC निकलेगा ही नहीं। आप प्री निकाल लोगे लेकिन मेंस में लटक जाओगे, मेंस के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे, तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ हमारा टेलीग्राम है, वहाँ आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। न्यूज़ जो अगली है 27 सितंबर की, उसमें पहली न्यूज़ है, USA राष्ट्रपति ने दवाओं और ट्रकों और फर्नीचरों पर टैरिफ लगाया। आपको पता होगा USA बार बार जो है टैरिफ लगा रहा है किस पर? भारत के वस्तुओं पर। सबसे पहले उसने 50% का 25% प्लस 25% यानी 25% का टैरिफ है, प्लस 25% इसलिए एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि हम जो है रूस से तेल खरीदते हैं, इसलिए USA को लगता है कि हम रूस से तेल ना खरीदें तो 25% का टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास मार्केट कोड है। अमेरिका को जो इतना सामान थोड़ी ना आया निर्यात करते हैं, हालांकि हमारे पास सरप्लस जरूर है अमेरिका को लेकर के, लेकिन हम फिर अन्य बाजार भी खोज लेंगे, जैसे यूरोप हो गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से भारत सरकार या भारतीय नेतृत्वकर्ता अलग अलग जो है देशों पे अपने FTA साइन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ब्रिटेन के साथ FTA साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UAE के साथ कर रखा है, ठीक। तो इस तरह से हम अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं, जापान के साथ कर रखे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा कि हम इन देशों में यानी वैकल्पिक देशों में अपने सामान को निर्यात कर लेंगे। हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास 35 करोड़ की जनसंख्या है, हमें बड़े मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। यूरोप जैसा मार्केट हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
अगर हम चाइना को अपना टारगेट बना लेंगे तो चाइना भी हमारे पास मार्केट के रूप में एक बड़ा बाजार होगा। तो हम ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो यूएसए अगर किसी पर टैरिफ लगाता है तो हमें विकल्प के रूप में अपने दूसरे देशों पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें विदेश नीति ही काम आएगी। विदेश नीति जितनी बेहतर होगी हम उतने देश को अपने पक्ष में शामिल कर लेंगे। और इसमें आपको पता होगा ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो भारत के साथ ही रहते हैं। ग्लोबल साउथ में आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिनकी जनसंख्या काफ़ी है ग्लोबल साउथ में। ठीक है, ग्लोबल साउथ में जैसे चीन है, भारत है, अफ्रीका के कई सारे देश हैं, इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिका के कई सारे देश हैं, ये वो देश हैं जो विकासशील हैं या अविकसित देश हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये ग्लोबल साउथ में वही देश हैं जो विकसित नहीं हुए हैं। तो उनको हम अपने पक्ष में शामिल कर लेंगे। तो हम अमेरिका जैसे जो टैरिफ के मुद्दे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के भी वही समान मुद्दे हैं जो हमारे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों पर भी टैरिफ लगा रखा है, ग्लोबल साउथ के देशों पर। तो ये सब एक साथ मंच पे आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से मंच हैं जहाँ पे ग्लोबल साउथ के देश आपस में मिल रहे हैं। तो यूएसए राष्ट्रपति ने दवाओं, ट्रकों और फर्नीचर पर टैरिफ लगाया। ये मुद्दा था। ब्रांडेड दवा पर 100% शुल्क और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ। अब सब ये देखो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके यूपीएससी में इस बार 2026 में कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें टैरिफ लगा है, इस पर टैरिफ नहीं लगा, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि सारी वस्तुओं पे टैरिफ लगाया था। अगर आप जो है 2-3 सितंबर की न्यूज़ देखोगे तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन अब उसने फार्मास्यूटिकल पे भी टैरिफ लगा दिया है। अभी सर्विस पे नहीं लगा है, जैसे सर्विसेज जो हम अमेरिका को प्रोवाइड करते हैं ना सेवा क्षेत्र से, तो सर्विसेज पे अभी टैरिफ नहीं लगा है। कल को इस पर भी लग सकता है। तो ध्यान रखना, जिस पे नहीं लगा है वो ध्यान रखिएगा, जिस पे लग गया वो भी ध्यान रखिएगा, ताकि यूपीएससी पूछे किस पे टैरिफ लगा है, किस पे टैरिफ नहीं लगा। तो हो सकता है ऐसा एक क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बहुत संभावनाएं कम है। इसको मेंस के दृष्टिकोण से ही पढ़ना पड़ेगा। भारत अमेरिका संबंध में मैंने भारत अमेरिका संबंध में कई सारे पॉइंट पहले भी बताए हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। अभी जो पिछली ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो वहाँ आप भारत अमेरिका संबंध पढ़ो। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक। आपको पता होगा सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। इन्हीं के जो है किरदार के रूप में आपको 3 इडियट फिल्म दिख जाएगी। तो जिन्होंने 3 इडियट फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एक तरीके से आपको थोड़ी नॉलेज ही मिलेगी। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया है। ये माना जा रहा था कि जो लद्दाख में हिंसा हुई है 24 सितंबर वाली या 23 सितंबर वाली, तो 24-23 सितंबर के बीच में जो हिंसा हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने ही ऐसी हिंसा कराई है। लेकिन क्योंकि ये जो है भूख हड़ताल में बैठे थे और जो वहाँ की पुलिस है वो ये माने कि इन्होंने कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। यानी इनको कहना चाहिए, अपने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हिंसा की है वो जो है अपनी तरफ से शांत करना चाहिए, वांगचुक को बोलना चाहिए ये वहाँ क्षेत्र से चले गए थे, अपना भूख हड़ताल तोड़ करके भाग गए थे। तो इस तरह के जो है इस पर आरोप लगे हैं। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी इनको हिरासत में ले लिया गया है। और लद्दाख का मुद्दा किस लिए चर्चा में है? एक तो राज्य का दर्जा के लिए, मतलब ये राज्य का दर्जा के लिए, और दूसरा अनुसूचित 6वीं अनुसूची की मांग ये लोग पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। ठीक है, जब से राज्य बना है 2019 से। अगला है ले स्पेस बॉडी, जो ले एपेक्स बॉडी है, ले एपेक्स बॉडी। उन्होंने कहा है कि जो वांगचुक हैं ये हिंसा में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। जो लेपेक्स बॉडी वहाँ की है, वहाँ की लद्दाख लेगी, तो उन्होंने वांगचुक के साथ खड़ा होकर के बोला है कि इसमें वांगचुक का हाथ या वांगचुक इस हिंसा में नहीं थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुद्दा था, लेकिन आपको याद रखना है कि एक तो आपको ये याद रखना है कि लद्दाख की बाउंड्री कहाँ पे है, लद्दाख में कौन कौन से प्राकृतिक स्थल हैं ये भी याद रखना आप। इसके अलावा लद्दाख में मठ, जो बौद्ध मठ है बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं। जब ये सब चीज़ें आती है तो ये सब चीज़ें पढ़ा करो। बौद्ध मठ हो गया, ठीक है, लद्दाख का। इसके अलावा लद्दाख से कौन कौन सी नदियाँ होकर के, जैसे सिंधु नदी लद्दाख वाले क्षेत्र से होकर ही गुजरती है, तो ये सब, जैसे जास्कर की पहाड़ियाँ, तो ये सब आप जा करके अपने भूगोल में और अपने कुछ जो है पॉइंट या बौद्ध मठ वगैरह कवर कर लो जा करके। तो ये सब चीज़ें जो चर्चा में होंगी तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन प्री के आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, न्यूज़ 3, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट है। अब ये न्यूज़ मैंने क्यों ली है, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ये बोली है कि पटाखों पर अगर हम पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं तो कालाबाजारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कालाबाजारी बढ़ जाएगी तो इसमें बाद में नुकसान किसका होता है? नुकसान केवल जनता का होता है। क्यों? क्योंकि जनता को कालाबाजारी में महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कालाबाजारी को रोकने का प्रयास भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
ठीक। तो महंगी चीज़ें न मिले जनता को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन पटाखों की निगरानी जरूर कर सकते हैं कि कौन से पटाखे जो है प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। आप आज कल जो है ग्रीन पटाखे आपने सुने होंगे, तो बहुत सारे जो फैक्ट्रियां पटाखों की वो ग्रीन पटाखे बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, इसका रेगुलेशन बेहतर तरीके से हो, यानी इनका जो है प्रशासनिक तौर पे अच्छे से रेगुलेट किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगर हमने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो हम एक तरफ तो बच जाएंगे पटाखों से, प्रदूषण से। हो सकता है जो है दिक्कत भी होने, लेकिन बाद में क्या होगा, जो पटाखे ऑलरेडी बन चुके हैं उसका क्या होगा, काला बाजारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दिवाली आ रही है, तो दिवाली में आदमी, ये कह सकते हो हिंदू संस्कृति में ये पटाखों की एक जो है परंपरा शुरू हो गई है कई दशकों से। तो ये जो पटाखों की परंपरा शुरू हुई है, तो लोगों को पटाखे चाहिए, वो चाहे 10,000 के मिले चाहे 1,00,000 के मिले, तो जिनके पास पैसा है वो तो लेगा ही जा करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से काला बाजारी ही शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि काला बाजारी ना हो, जो माफिया है वो ना आगे बढ़े, इसके लिए पूर्ण प्रतिबंध न लगा करके हम क्या करें, एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें लगाएं, रेगुलेट करें। तो ये चर्चा में था, इसलिए मैंने कवर कर दिया गया और इसमें कुछ था नहीं। आगे चलते हैं, बोडोलैंड परिषद चुनाव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोडोलैंड कहाँ पे है, असम वाले क्षेत्र में है। 6वीं अनुसूची के तहत मैंने बताया था ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले क्षेत्र आते हैं। तो असम में बोडोलैंड परिषद का चुनाव हुआ है, और मैंने आपको चुनाव का प्रतिशत बताया भी था कि 72% से अधिक का मतदान यहाँ पे हुआ है। तो बोडोलैंड के असम वाले क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, मैंने आपको वहाँ पे 4 जिले बताए थे, यहाँ मैंने 5 जिले लिख दिए। बक्सा असम का, चिराग, ठीक है, फिर कोकराझार, और चौथा है तामुलपुर, और 5वां है उदलगुरी, ठीक। तो ये 5 जिले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोडोलैंड क्षेत्र में, क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। तो ये तो जिले याद रखना, लेकिन बोडोलैंड क्षेत्र जरूर याद रखना। ये सारे जिले भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भूटान से ये सारे जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, भूटान जैसे देश से। अगर आप मैप देखना चाहो इसका, तो मैंने आपको बताया था मैप कहाँ है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ भूटान है और ये असम का पूरा क्षेत्र है, ठीक। तो यहीं पे ये पांचों जो है जिले हैं, यही रीजन कहलाता है बोडोलैंड क्षेत्र, ठीक है। ये आदिवासी, ये कह सकते हो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक। आगे चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में 6वीं अनुसूची के तहत 10 जनजाति परिषदें हैं। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट में यानी जो है जितने भी हमारे 7 सिस्टर्स हैं ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इनमें जो है 10 क्या है, जनजाति परिषदें हैं। किसके तहत, 6वीं अनुसूची के तहत। तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम। ये ध्यान रखना, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक। तो असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। तो ATM स्क्वायर आपको मैंने कई बार बताया, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय, M स्क्वायर। तो ATM स्क्वायर मैंने कई बार आपको बताया। 6वीं अनुसूची अगर याद करना तो ATM स्क्वायर याद कर लो। इसमें ध्यान रखना मणिपुर नहीं है, ठीक। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मणिपुर भी इसमें शामिल है, तो 6वीं अनुसूची में मणिपुर नहीं आता है, केवल कौन कौन आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक। तो इसमें 10 जनजाति क्षेत्र हैं जिनको ये दिया गया है परिषद, इनको मतलब कहने का कि ये 6वीं अनुसूची के तहत जनजाति परिषदें हैं 10, ठीक। आगे चलते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम में 3-3 परिषदें हैं और 1 परिषद त्रिपुरा में है। तो इन 10 में से 3-3 कहाँ पे, असम, मेघालय और मिजोरम में, और 1 परिषद आपकी त्रिपुरा में है, ठीक। आगे चलते हैं। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन 10 फरवरी 2003 को हुआ था। ध्यान रखना, ये सबसे लास्ट में गठित है बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। इससे पहले जो असम की जो 2 अन्य परिषदें हैं, जिसका एक नाम है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त जिला परिषद और दूसरी है दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद, ठीक। तो ये 2 परिषदें पहले से ही, यानी बहुत पहले से बनी हुई हैं, आज़ादी के समय से। लेकिन जो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है, इसको एक समझौते ज्ञापन के द्वारा 10 फरवरी 2003 को ये बनाई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक ये नीचे था कुछ। इन परिषदों के क्षेत्र को घटाने व बढ़ाने में राज्यपाल की विशेष भूमिका होती है, ठीक। अगर आपको लक्ष्मीकांत का पेज नंबर 355 खोलोगे तो अनुसूचित क्षेत्र दिए गए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में ये नई एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत की जो न्यू एडिशन है अभी चल रही है, उसमें 355 पेज नंबर पे आपको ये परिषदों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, मतलब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। इसमें राज्यपाल की जो भूमिका होती है, इन परिषदों के क्षेत्र को घटाने व बढ़ाने में राज्यपाल की विशेष भूमिका होती है। और ये घटा बढ़ा कौन सकता है, तो ये आप अनुच्छेद 244 के तहत देखोगे जाकर के, इसमें राष्ट्रपति ही इस क्षेत्रों को घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श से। तो ये सब चीज़ें जाकर के आप वहीं लक्ष्मीकांत में पढ़ लो, पॉलिटी में कवर हो जाएगा आपका।
और मैंने आई थिंक सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी। बोडोलैंड काफ़ी चर्चा में था, इसके 5 जिले याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले तो आप जो है कम से कम ये पता रहे कि कौन से जिले हैं जिससे हमें याद रखने की जरूरत है। पहला कौन सा था? बक्सा, ठीक। दूसरा चिराग, तीसरा कोकराझार, और चौथा तामुलपुर, और पांचवा उदयपुरी। देखो पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन यूपीएससी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी द हिंदू में कम से कम 10 दिन से लगातार न्यूज आ रही है बोडोलैंड की, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हो रहा था। तो आपको अपने मतलब की चीज़ें याद रहनी चाहिए। और ये सारे जिले अपने भूटान, जो पड़ोसी देश है हमारा, उससे अपनी सीमा साझा करते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारी अगली न्यूज है वो क्या है कि नई कृषि तकनीकी, न्यूज 5 में नई कृषि तकनीकी में मरुस्थलीकरण को रोकने की क्षमता है। एक एक्चुअल में आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसमें एक स्टडी प्रकाशित हुई है अभी हाल ही में। राजस्थान के एक विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, वहाँ के जो कृषि छात्र हैं, ये कृषि शोधकर्ता वाले पीएचडी करने वाले छात्र हैं, उन्होंने एक शोध किया है कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्या वहाँ पे खेती की जा सकती है। आपको पता होगा कि मरुस्थल में खेती कैसे कर सकते हो जब पानी नहीं है, और मरुस्थल में जो मिट्टी होती है वो रेत के रूप में होती है, और रेत में कोई चीज़ उगा नहीं सकते जब तक उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ और पानी ना हो। तो एक तरह का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। तो यही स्टडी प्रकाशित हुई थी, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं कि वर्षा के अब देखो, क्योंकि वर्षा के पैटर्न के कारण बहुत सारे मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा, जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो बहुत समय पहले यहाँ कहा गया था ग्रीन बेल्ट बना दी जाए, यानी इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे उगा दें, तो ये जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है ये यहाँ तक नहीं आ पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा पेड़ों में। लेकिन मरुस्थलीकरण वो तो बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें किसी तरीके से पानी की और कार्बनिक पदार्थ की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पे खेती भी हो सकती है। तो उसी का एक प्रयोग किया गया है। समझते हैं क्या है कि नई कृषि तकनीक में मरुस्थलीकरण को रोकने की क्षमता है। ये स्टडी का टाइटल था वर्षा के पैटर्न में बदलाव। अब देखो किस वजह से क्या क्या होता है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, रेत के टीलों का फैलाव, अवैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान। अब आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वृक्षारोपण होता है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं है, कहाँ पे पेड़ कौन सा लगाना है कौन सा नहीं। तो अवैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान और भूमि के क्षरण के बीच राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बाधाओं और चुनौतियों से लड़ते हुए गेहूं की खेती के लिए एक प्रयोग शुरू किया है। किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए, ठीक है। रेत में पॉलीमर मिलाकर, रेत जो होती है ना, मरुस्थल में जो रेत होती है उसमें पॉलीमर एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसको मिलाकर मिट्टी में बदला और खेती की। मतलब शोधकर्ताओं ने क्या किया, रेत में पॉलीमर मिला दिया, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको मिला करके मिट्टी में उसको तब्दील किया है और उसमें खेती की है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि स्टडी है, और आने वाले समय में हो सकता है कि रेत में क्या अगर खेती हो सकती है कुछ पॉलीमर वगैरह मिला करके, तो आने वाले समय में क्या होगा, मरुस्थलीकरण को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। वो सबसे अच्छा उदाहरण उसका वही है ग्रीन बेल्ट। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र, इसमें ये वाला पार्ट मान लीजिए मरुस्थल का है, अभी इस वाले पार्ट में अभी मरुस्थल नहीं है, तो यहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट लगा देंगे। ग्रीन बेल्ट का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगा दे, तो ये रेत इधर उड़ करके ये रुक जाएगी, मतलब इस क्षेत्र में नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता होगा मरुस्थलीकरण कैसे होता है, जब पानी नहीं, यानी जो हमारा मानसून है, अगर इस क्षेत्र में नहीं पानी आएगा, मान लीजिए इस क्षेत्र में पानी नहीं आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मतलब कहने का यहाँ भी मरुस्थल भी आ सकते हैं, धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मरुस्थल को रोकने के लिए अपना है ना UNCBD, ठीक, CBD नहीं UNCCD है आई थिंक, ठीक है, ये एक बार देख लेना, CCD है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास करता है, और इसमें भारत सदस्य भी है UNCCD का। ये प्रत्येक 2 साल में अपना COP भी, यानी COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी बैठक करता है COP प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान रखना प्रत्येक 2 वर्ष में करता है UNCCD। जैसे UNFCCC है वो प्रत्येक वर्ष करता है, जिसका भी 30वां COP 30 होने वाला है, कहाँ पे, ब्राजील के बेलेम शहर में। तो इसी तरीके UNCCD भी करता है, किसके लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। ये सब बैठकें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसी में कहा गया कि मरुस्थल को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट ही सबसे बेहतर तरीका है। ग्रीन बेल्ट का मतलब उन मरुस्थल के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट लगा दिया जाए, यानी पेड़ पौधे उगा दिए जाए। आगे चलते हैं। न्यूज 6 थी NGT, मैंने अभी NGT आई थिंक पीछे कवर किया नहीं किया होगा भाई। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार को इसने कुछ निर्देश जारी किए हैं। तो अभी निर्देश जारी किए, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि यूपीएससी में इस तरह के कौन से क्वेश्चन बनेंगे NGT से। तो NGT क्या है, वैधानिक निकाय है, ध्यान रखना, वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर फंस जाओगे।
तो वैधानिक निकाय है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, एनजीटी की संरचना क्या है, इसका एक अध्यक्ष होगा, कुछ न्यायिक सदस्य होंगे और एक जो है विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होगा। तो एनजीटी आप इसको अच्छे से कवर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अधिकरण है, अधिकरण का एक टॉपिक है पॉलिटी में। ठीक, कुछ उसमें संवैधानिक है, कुछ वैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है और कुछ स्टैच्यूटरी बॉडी भी हो सकती है। तो जो भी होगा उसको आप जाके पॉलिटी में कवर करना है। ठीक, तो एनजीटी की संरचना कहाँ से आप कवर करोगे, पूरा पॉलिटी के लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी आप उठा लोगे तो वहाँ से आपको अधिकरण वाला चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी मैंने ब्रीफिंग में बता दिया कि इसका एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष या तो 3 वर्ष के लिए होगा या उसकी आयु 65 वर्ष तक हो, जो भी पहले होगा तब तक वो बना रहेगा अपने पद पे। और इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है, तो एनजीटी की जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आई थिंक इसमें मुख्य न्यायाधीश है, इसको आप कब कंफर्म कर लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश होगा आई थिंक, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। देखिए इतने अधिकरण हैं कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने कहा कि बार बार पढ़ो जा करके, तभी ये चीज़ें कवर होंगी। तो अधिकरण कहाँ से पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत वाली बुक से। आगे चलते हैं, जो 28 सितंबर की न्यूज़ है उसमें तमिलनाडु के टीवीके, आपने देखा होगा कि ये एक साउथ के हीरो हैं विजय थालापति, वो आजकल राजनीतिक पार्टी अपनी टीवीके बनाए हुए हैं, यानी तमिल लगा विट्टरी कजगम, ये इनकी टीवीके पार्टी है। ठीक है, तो तमिलनाडु के टीवीके पार्टी की रैली में 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये मैंने न्यूज़ क्यों कवर की, इसको गवर्नेंस से जोड़ करके अपनी जीएस पेपर 2 से जोड़ करके पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो भारत में बढ़ती भगदड़ में मृत्यु प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है, चर्चा कीजिए। इस तरह का प्रश्न मेंस में बन सकता है। आपने देखा होगा कि अभी एक भगदड़ और हुई थी, कहाँ पर, एक तो जगन्नाथपुरी जो हुई थी वहाँ पे हुआ था भगदड़, वहाँ भी 30-40 लोग मारे गए। एक इससे पहले जो है आपका महाकुंभ में हुआ। ठीक है, तो महाकुंभ में भगदड़ हुई। इससे महाकुंभ के बाद एक जो है हमारा जो आईपीएल बेंगलुरु जीती थी, वो जब रोड शो कर रहे थे आईपीएल में विजेता टीम बेंगलुरु, तो वहाँ पे एक भगदड़ हुई। तो इस तरह के भारत में कई जगह भगदड़ें हुई हैं इसी वर्ष। तो ये जो भगदड़ हो रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, या कहीं ना कहीं जो हमारी प्रशासनिक बॉडी है वो कहीं ना कहीं इसको कवर नहीं कर पा रही है, इसको संभाल नहीं पा रही है। तो ये गवर्नेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है ताकि आगे इस तरह की भगदड़ें ना हो, या इस तरह की विफलताएं ना हो। तो ये घटना आपको गवर्नेंस से जोड़ के पढ़नी है। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए न्यूज़ कवर की थी, वरना इसमें कुछ था नहीं। तो ये घटना तमिलनाडु के किस क्षेत्र में हुई है, करूर क्षेत्र में, करूरू भी बोलते हैं, करूर क्षेत्र। तो ध्यान रखना, करूर क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, क्योंकि चर्चा में आ जाता है तो हो सकता है मैपिंग में पूछ ले। आगे चलते हैं, जो 28 तारीख की न्यूज़ 2 है कि मूसी नदी में उफान से हैदराबाद के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति। अब मूसी नदी हमें कवर करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि अब देखो बाढ़ हर जगह आ रही है, लेकिन आपके मतलब क्या क्या है, मूसी नदी। तो मूसी नदी कृष्णा की, यानी कृष्णा नदी है, उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नदी हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों से, ध्यान रखना, अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए नालगोंडा, यहाँ नालगोंडा है, ठीक है, नलगोंडा करके, नलगोंडा शहर है वहाँ का, ठीक, तेलंगाना का नलगोंडा क्षेत्र, या नलगोंडा जिला तेलंगाना का, वहाँ पे वाडमपल्ली है, वाडपल्ली, वहाँ उसकी उसी के पास जाकर ये कृष्णा में मिल जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कौन सी, मूसी नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मूसी नदी में ही अभी हाल ही में बाढ़ आई है। यह नदी हैदराबाद शहर को 2 भागों में विभाजित करती है। अब देखो इसी तरह के कथन यूपीएससी रखता है कि मूसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल देगा ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो कथन गलत हो जाएगा। फिर एक लिख देगा ये नदी हैदराबाद को 2-3 भागों में विभाजित करती है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 भागों में विभाजित करती है, ध्यान रखना। ठीक, फिर ये हिमायत सागर, एक जो है बांध बने जहाँ पे छोटे छोटे जलाशय बनते हैं ना, तो उसको सागर बोल दिया है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर 2 प्रमुख बांध इसी नदी पर बने हैं, मूसी नदी पर। ठीक है, तो मूसी नदी ध्यान रखना। फिर कृष्णा नदी, अब ये थोड़ा सा कृष्णा नदी के बारे में समझ लेते हैं कि कृष्णा नदी क्या है, कैसे, कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास, ध्यान रखना, महाबलेश्वर के पास से निकलती है, कहाँ पे, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में। ठीक, और महाराष्ट्र से होकर के कहाँ जाती है, कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो 4 राज्यों में बहती है कृष्णा नदी, और उसी की सहायक नदी क्या है, मूसी। अब इसमें बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है और दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, इसको समझ लेते हैं कि भीमा, डिंडी, मूसी और मुनेरू, ये 4 नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती है, लेकिन लेफ्ट साइड से। ठीक है, और दाईं ओर से वेन्ना, कोयना,
घटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा, ये राइट साइड से नदियां हैं। ठीक, यूपीएससी ऐसे पूछता है इसके लेफ्ट और राइट साइड से कौन कौन सी नदियां हैं। इसको मैपिंग से अगर समझना चाहो तो ये समझो, ये मुख्य नदी है कृष्णा, यहाँ महाबलेश्वर है। ठीक है, यहाँ महाबलेश्वर है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, यहीं से इस नदी का उद्गम होता है, किसका, कृष्णा नदी का। ये ऐसे पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहते हुए ये जाकर के आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी आपको ये समझना है, महाराष्ट्र से होते हुए पहले कर्नाटक में जाएगी। ये देखिए, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर है इस जगह। ठीक है, यहाँ अगर देखो तो यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद यहाँ पे तेलंगाना है। तेलंगाना से होते हुए ये जाएगी इधर बिल्कुल पास में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में इसका बहुत कम क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना तेलंगाना। और फिर इसके बाद ये पुराना मैप दिया हुआ है इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे तेलंगाना वाला भी राज्य है इस जगह से। ठीक, तो तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। तो ये मैप हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कुछ नदियाँ दी हुई हैं। अगर आप इसके इधर से देखोगे तो इसमें लेफ्ट साइड ये पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसके पहले, सबसे पहले जो नदी मिलती है भीमा, फिर इससे डंडी, फिर इसके बाद हालिया एक छोटी सी नदी है, फिर मूसी, फिर ये मैंने बताया था ये कौन सी थी, लास्ट नदी थी मुनेरू। ठीक है, तो मुनेरू नदी ये है लास्ट में। और इसके राइट साइड से देखोगे इस साइड से तो कोयना हो गई, फिर इसके बाद ये पंचगंगा, फिर घाटप्रभा, फिर यहाँ पे था ना ये मालाप्रभा, और फिर तुंगभद्रा। ठीक है, मालाप्रभा के बाद तुंगभद्रा, ये इसकी राइट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं जो कृष्णा नदी से जुड़ती हैं। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको मैप समझ में आ गया होगा, और कृष्णा नदी भी समझ में आ गई होगी, मूसी नदी भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो सागर मैंने बताए थे, हिमायत सागर और उस्मान सागर, ये भी समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो न्यूज़ 3 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य जारी है। आपको पता होगा कि जो हमारी बुलेट ट्रेन परियोजना है वो 2029 तक इसको पूरी तरीके से चालू होने की उम्मीद है, 2029 तक। ठीक है, तो गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर का हिस्सा 2027 तक प्रारंभ हो जाने की उम्मीद है। मतलब इसका जो बीच का हिस्सा 50 किलोमीटर सूरत से लेकर के बिलीमोरा तक, उसको अभी बनाया जा रहा है, उसका निर्माण चल रहा है इस जगह पे, यानी सूरत और ये दोनों शहर जो है गुजरात में ही है, और बिलीमोरा। ठीक है, तो बिलीमोरा में ये कार्य चल रहा है जिसका 50 किलोमीटर का हिस्सा 2027 तक पूरा हो जाएगा, और 2029 तक पुणे से लेकर के मुंबई होते हुए अहमदाबाद तक लगभग 508 किलोमीटर है ये पूरा क्षेत्र। तो 508 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक बुलेट ट्रेन परियोजना से शुरू हो जाएगा 2029 तक। तो ये परियोजना थी बुलेट ट्रेन की। हो सकता है आपसे एक कथन के रूप में पूछ ले कि बुलेट ट्रेन परियोजना 2035 तक खत्म हो जाएगी, ये 2035 तक इसको इस क्षेत्र में शामिल किया जाना, तो हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैंने ये रख दिया है। न्यूज़ 4 है काजीरंगा पार्क में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। काजीरंगा काफ़ी चर्चा में रहता है। आपको पता होगा कि असम वाला जो क्षेत्र है काजीरंगा का, वो काफ़ी चर्चा में है। तो काजीरंगा पार्क में न केवल एक सींग के वाले गैंडे बल्कि कीड़ों और मकड़ियों की भी समृद्ध विविधता पाई जाती है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसमें ये बात कही गई है। एक रिपोर्ट में काजीरंगा और टाइगर रिजर्व, काजीरंगा में देखिए काजीरंगा क्षेत्र तो है ही, इसके अलावा वो जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। यानी काजीरंगा दो रूप में जाना जाता है, एक तो राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा टाइगर रिजर्व भी है। इसमें 283 प्रजातियां किसकी, कीड़े की और मकड़ियों की दस्तावेजीकरण किया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, 283 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, यानी इनका रिपोर्टिंग की गई है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना 5 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, भारतीय गैंडे, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा और पूर्वी दलदली हिरन। ध्यान रखना ये 5 प्रजातियां हैं, यही यूपीएससी रखेगा किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। वो ऐसे पूछेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडे के अतिरिक्त और किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है या किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लेगा कि एशियाई हाथी, अब यहाँ रख देगा अफ्रीकी हाथी। ठीक है, तो ध्यान रखना एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। फिर पूर्वी दलदली हिरन, ध्यान रखना पूर्वी दलदली हिरन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है काजीरंगा को लेकर के, इसलिए मैंने इसको नोट किया है। इसमें कुछ और जानकारी है उसको भी देख लो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गैंडे मैंने बताया ही। ठीक, इसके अलावा इसमें जो 2 प्रजातियां अभी हाल में कीड़ों की यानी इंसेक्ट की पाई गई हैं, कीड़े, उनके नाम है ज्वेल बीटल। ठीक है, ये नाम याद रखना, ज्वेल बीटल, और दूसरा है ग्रीन स्नाउट लैटर्न फ्लाई। ठीक है, तो ये 2 नाम है, ग्रीन स्नाउट लैटर्न फ्लाई और ज्वेल बीटल। इसका नाम अगर उसमें देखोगे इनका साइंटिफिक नेम, तो ये दोनों लिखे हुए हैं, हालांकि पूछने के चांस बहुत कम है। ये सब यूपीपीसी जैसे एग्जामों में ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं, ये आप नाम याद रखना, क्योंकि यूपीएससी यही पूछ लेगा ज्वेल बीटल, ग्रीन स्नाउट लैंटर्न फ्लाई, ये निम्नलिखित में क्या है।
नीचे लिख देगा पक्षी है, लिख देगा सर्प है यानी रेप्टाइल है। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पर्यावरण के क्वेश्चन आप देखो जाकर के इसी तरह पूछता है। तो जेल बीटल याद रखना, और दूसरा ग्रीन स्नाउट लैंटर्न फ्लाई, ठीक है। ये दोनों इस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पाए गए कीड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट हैं, रखना इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनका अगर आप चित्र देखना चाहो तो ये है आपका बीटल। ये कौन सा बीटल है? तो जेवेल बीटल है, जेवेल बीटल है, ठीक है ये। और ये है तुम्हारा ग्रीन स्नाउट और लैंटर्न फ्लाई, लैंटर्न, आई थिंक यही होगा, लैंटर्न फ्लाई, ठीक है। तो ये लैंटर्न फ्लाई याद रखना, ग्रीन स्नाउट लैंटर्न फ्लाई ये है, और जोएल बीटल ये है। इनके नाम दोनों के याद रखना, यूपीएससी पूछने के 101% चांस हैं 2026 में, ठीक है। तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले इसके क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जनवरी 2025 के महीने में ग्रीस के सेंटोरनी और कोलंबो में लगातार भूकंप आए थे। आपको पता होगा जनवरी 2025 में ग्रीस में सेंटोरनी, 2 शहर है ग्रीस के, एक तो सेंटोरनी है और दूसरा कोलंबो है। ध्यान रखना कोलंबो, एक तो कोलंबो जो है श्रीलंका का है, जो कोलंबो वहाँ का शहर है, और ये जो कोलंबो है, हो सकता है यूपीएससी ऐसे पूछ ले। इसको कोलंबो को इंग्लिश में लिखते हैं के से, ठीक है, के या इस तरह से भी लिखते हैं सी से, अभी मैं दिखाऊंगा मैपिंग में। तो कोलंबो यहाँ याद रखना, ये ग्रीस का क्षेत्र है, ठीक। इसमें लगातार भूकंप आए थे 2025 में, मतलब जनवरी वाले महीने में। यहाँ ज्वालामुखी भी आते हैं, मतलब इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी है, क्योंकि फेमस ज्वालामुखी क्षेत्र भी है सेंटोरनी और कोलंबो। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हमेशा होता रहता है। इन दोनों जगहों पर ज्वालामुखी का स्रोत, जो ज्वालामुखी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो एक होने के कारण लगातार भूकंप के झटके देखे गए। मतलब जैसे एक यहाँ पे शहर है कोलंबो और दूसरा ये जो है क्षेत्र है, ये जो है इसका सेंटोरनी का। तो इनके नीचे जाओगे तो इनका दोनों का नीचे यानी इनके भूमि के अंदर दोनों की ज्वालामुखी का जो मतलब सोर्स है वो एक ही जगह से आ रहा है, यानी ये ज्वालामुखी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से जनवरी 2025 में लगातार इन क्षेत्रों में भूकंप के झटके देखे गए, लगातार, मतलब पूरे महीने इसमें झटके आते रहे, और यहाँ लगातार ज्वालामुखी भी आते हैं। इसको आप अगर मैपिंग से देखो तो यूरोप का जो कह सकते हो कि ईस्ट साउथ वाला क्षेत्र है, ये यूरोप है पूरा इस साइड, ठीक। यूरोप के इस साइड जाओगे तो ये ग्रीस आ जाएगा, और ग्रीस में जो है मेडिटेरियन सी में जाओगे तो मेडिटेरियन में जो एजियन सागर है, यहाँ पे एजियन सागर भी है, इसी के पास है क्या, यहाँ पे है ये दोनों क्षेत्र। यहाँ पे अगर मैप में मैंने इधर लगा दिए हैं, ये सेंटोरनी, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र सेंटोरनी है, ठीक है। इसी सेंटोरिया के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कैपो कोलंबो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र याद रखना। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले किससे संबंधित हैं, ये कहाँ पे हैं, तो सेंटोरनी और कोलंबो, ये दोनों क्षेत्र याद रखना। हो सकता है यूपीएससी इस पे फोकस कर दे कि ये क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो मेडिटेरियन सी भी हो सकता है, एजियन सागर भी हो सकता है, या फिर ग्रीस के क्षेत्र भी हो सकते हैं, जो यूरोप के ही क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु नदी की डॉल्फिनें ढेर सारा माइक्रो प्लास्टिक खा रही हैं। एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि सिंधु नदी की जो है डॉल्फिनें, जो आपको याद होना चाहिए कि डॉल्फिनें केवल गंगा नदी में नहीं है। भारत में मीठे पानी की जो डॉल्फिन है वो गंगा नदी के अलावा सिंधु नदी में भी है और ब्रह्मपुत्र नदी में भी है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही केवल डॉल्फिन पाई जाती है या केवल सिंधु नदी में ही डॉल्फिन पाई जाती है। आपको ये भी पता होगा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है हमारा ये, ठीक है। और इसके लिए एक जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, और इसके लिए एक दिवस भी घोषित किया गया है। इसका जलीय 5 अक्टूबर आई थिंक इसका राष्ट्रीय दिवस भी है, तो अभी आने वाला है, तो इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि डॉल्फिन का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, और इसका एक रिसर्च सेंटर पटना में है, बिहार के पटना में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है डॉल्फिन का, ठीक है। तो सिंधु नदी की डॉल्फिन ढेर सारा माइक्रो प्लास्टिक खा रही हैं। डॉल्फिनों की जीवन स्थितियां सिंधु नदी के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पैमाना या संकेतक कह सकते हो। आपको पता होगा कि जो नदी साफ होगी वहीं पे डॉल्फिन पाई जाएंगी, अगर नदी प्रदूषित है तो डॉल्फिन नहीं दिखेगी। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह की संकेतक होती है डॉल्फिन स्वच्छ पानी या साफ पानी के लिए, ठीक है। और ये तभी रह सकती है जब नदी प्रदूषित ना हो, तो उस ये डॉल्फिनों को जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें संकेत भी मिलता रहता है कि नदी स्वच्छ है कि नहीं स्वच्छ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 7वीं न्यूज़ थी, गंगा नदी तेजी से सूख रही है, एक स्टडी आई थी।
तो इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। ध्यान रखना कि गंगा नदी पिछले कई वर्षों से लगातार सूख रही है, मतलब उसका जो जल क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी आप देखो बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी जैसे ही 1-2 महीने गुजरेंगे, यानी मानसून जैसे वापस लौट जाएगा, वैसे ही इसका जो गंगा नदी का जो जल क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप देखते भी होंगे, जो लोग गंगा किनारे के शहरों में रहते हैं वो जानते होंगे गंगा नदी जो जनवरी फरवरी के टाइम या मार्च के टाइम होती है बिल्कुल थोड़ी सी बहती है, बाकी उसका पूरा क्षेत्र रेतीला हो जाता है। तो ये एक तरीके से स्टडी आई थी कि गंगा नदी तेजी से सूख रही है। इसके बहुत बड़ा कारण क्या है, एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा मानवीय कारण भी बताया जा रहा है। तो ये ऐसे मैंने डाल दिया था ताकि कभी उदाहरण में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 29 सितंबर की न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़। अब आपको पता होगा कि पंजाब वाले क्षेत्र में बाढ़ आई थी अभी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आई, ठीक, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आई थी, उत्तराखंड में भी बाढ़ का स्थिति बनी रहती, बिहार में, और फिर दक्षिण में भी महाराष्ट्र जैसा राज्य हो गया, और एमपी में भी एटलीस्ट बाढ़ की स्थिति थी। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जिनमें 2025 में बाढ़ की स्थिति थी। इसमें केवल यूपी भर नहीं दिखा मुझे कि नॉर्थ के जो राज्य हैं उसमें यूपी और राजस्थान, इनमें बाढ़ की स्थिति नहीं दिखेगी। नहीं तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें सब में बाढ़ की स्थिति रही है। तो बाढ़ बहुत ज़्यादा इस बार 2025 में चर्चा में था। तो हो सकता है यूपीएससी 2026 में प्री में भी और मेंस में भी इसके पूछने के चांस बहुत है कि बाढ़ के कारण, बाढ़ के और भी बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, किन किन नदियों में बाढ़ आती है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो जो नदियाँ चर्चा में थी उनको आपको कवर करते रहना है। तो यहाँ जो मैं एक तो मैं करंट में कवर करता ही हूँ, लेकिन जो चीज़ छूट जाती है तो उसको आप अपने तरीके से भी कवर किया करो। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है, फिर 11,000 से अधिक लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। अब ये न्यूज़ मैंने क्यों नोट की है अभी मैं बताता हूँ, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि कई गांव व क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। फिर दक्षिण उड़ीसा पर बना दबाव क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई वो क्यों आई है कि दक्षिण उड़ीसा में एक दबाव क्षेत्र बना, उच्च दबाव क्षेत्र, ठीक है, वो पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है। अब आपको पता होगा कि निम्न से यानी लो प्रेशर से, यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे मान लो हाई प्रेशर है, ठीक, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। तो अगर जहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वहाँ पे बल्कि बारिश ले करके जहाँ पे लो प्रेशर हो वहाँ पे बारिश करा देगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जिसे मैप से अगर आप समझो तो ये है भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र, इस जगह हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है उड़ीसा में, और ये जाकर के महाराष्ट्र में बारिश कराएगा, ठीक। तो ये क्षेत्र इसीलिए चर्चा में था कि दक्षिण उड़ीसा पर बना दबाव क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, ठीक है। तो दबाव क्षेत्र के कारण ये हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की कई नदियों में बाढ़ की स्थिति है। अभी मैंने महाराष्ट्र वाला मुद्दा कवर किया कि ये हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि महाराष्ट्र जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ पे बाढ़ का कारण क्या था, तो उड़ीसा में बना उच्च दबाव क्षेत्र, ठीक है। या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये बाढ़ की स्थिति और भी घातक हो जाए, ये बड़ी घटना घट जाए तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये कारण क्या था, उड़ीसा में बना उच्च दबाव क्षेत्र, और ये पानी मतलब उच्च दबाव लेगा तो बंगाल वाले क्षेत्र से या बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से पानी लेकर के पश्चिमी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसकी बारिश कराएगा, ठीक है। फिर दक्षिण भारत की कई नदियों में बाढ़ की स्थिति है। इसी महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे जो इनके डैम है उससे पानी छोड़ दिया है। तो पानी छोड़ेगा तो क्या होगा कि दक्षिण की बहुत सारी जो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब महाराष्ट्र से होकर निकलती हैं। तो इससे पानी जब छोड़ेगा महाराष्ट्र तो इन राज्यों में इसका प्रभाव भी दिखेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कई नदियों में बाढ़ की स्थिति है और महाराष्ट्र से ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। तो ध्यान रखना, भीमा जो कृष्णा की सहायक नदी है इसमें भी पानी ज़्यादा हो गया था तो बाढ़ आ गई इस क्षेत्र में। फिर कृष्णा नदी में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, गोदावरी नदी में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। तो हमें पढ़ना क्या है, एक तो मैंने आपको कृष्णा का पीछे पूरा मैपिंग करा दी है कृष्णा नदी की, अभी हमको समझना है गोदावरी। तो ध्यान रखना, गोदावरी पश्चिमी घाट में नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसकी मैपिंग अगर देखना हो तो जैसे जिस तरह हमने कृष्णा नदी की कराई थी वैसे ही आप गूगल कर लो, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इसकी सारी हमने डिटेल्स यहाँ रख दी है तो मैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो पश्चिमी घाट कहाँ पे, महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से, और आपको पता होगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर पहाड़ियों से, ठीक है। तो त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और 2022 किलोमीटर तक, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कृष्णा नदी है वो कितने किलोमीटर तक है, लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये जो है 2022 किलोमीटर ये नदी बहती है किस तरफ, इस तरफ, यानी नासिक से निकल करके पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है। और ये 3 राज्यों से होकर जाती है। मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी 4 राज्यों से, ये 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। ध्यान रखना ये उसको
कर्नाटक को शामिल नहीं करता। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्य हैं, तो गोदावरी में कर्नाटक राज्य नहीं आएगा। ठीक है। फिर इसकी उपनदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। मैं इस उपनदियों को थोड़ा डिटेल में कवर करना चाह रहा हूँ, तो इधर आप देख लो इसको। यहाँ पे यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यही गोदावरी नदी गिरती है। कहाँ से, नासिक से निकल करके। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकल कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो इसके किनारे बहुत सारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे नासिक हो गया, ठीक, पाइथन हो गया, ठीक है, नंदेद हो गया, बसेर। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जब कोई न्यूज होगी तभी चर्चा में आएगा। अब जैसे नासिक तो याद ही रखो कम से कम। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है गोदावरी में, तो गोदावरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, धारणा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। जो पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा की संगम है, कौन, प्राणहिता। ध्यान रखना, प्राणहिता में ये वैनगंगा, पैनगंगा और वर्धा मिल जाती है तो बन जाती है प्राणहिता। ठीक है। फिर पेंच, फिर कान्हा, सबरी और इंद्रावती, ये सब जो है बाईं ओर से मिल रही हैं, इनका याद रखना पैटर्न। फिर दाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो प्रवरा, मूला, मजिरा, पेड्डावागु और मानेर। तो 5 नदियाँ आपकी दाहिनी ओर से मिल रही हैं, यानी राइट साइड से। ये राइट साइड से हैं, ये लेफ्ट साइड से हैं। तो इसका नाम आप याद रखना, इसका गोदावरी का और उसकी सहायक नदियों का। ठीक है। आगे चलते हैं। जो न्यूज़ 3 है, भारत में नक्सलवाद। आपको पता होगा कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है वो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को, यानी हिंसक नक्सलवाद को पूर्णतः खत्म करना है। तो ये डेट याद रखना है, 31 मार्च 2026। ये नक्सलवाद को समाप्त करने का एक पूरा लक्ष्य है, 31 मार्च 2026 तक। ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय द्वारा ये डेट जारी की गई थी बहुत पहले, कि हम 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। आपको पता ही होगा कि जो माओइस्ट हैं, बहुत सारे जो माओइस्ट हैं, ये कह सकते हो कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के नक्सलवादी हैं, उनको जो है उनके इनामी नक्सलवादी को मारा जा रहा है। किसके द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह। ठीक है, जो नक्सलवाद को समाप्त करने पे लगी हुई है। तो ये लगातार अभियान चला रही है। तो 31 मार्च 2026 तक का हमारा टारगेट है कि हम पूरी तरीके से नक्सलवाद भारत से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये टारगेट याद रखना है, 31 मार्च 2026। इसमें डेट इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने कवर किया है। अगली न्यूज है चौथी, भारत द्वारा यूएन महासभा से इतर कई बहुपक्षीय बैठकें हुई हैं जिसमें वैश्विक दक्षिण को केंद्र में रखा गया। आपको पता ही होगा कि जो 80वां सत्र चल रहा है, कहाँ पे, यूएन में, यूएन महासभा का 80वां सत्र। ठीक, तो इसमें भारत ने इस सभा के इतर, इस सभा से अलग जो है कुछ बहुत सारी बहुपक्षीय बैठकें की हैं। वो बहुपक्षीय बैठकें कौन सी हैं, विभिन्न बहुपक्षीय बैठकें निम्न है। एक तो ब्रिक्स की बैठक की, यानी ब्रिक्स के जो देश हैं उसके साथ बैठक की। इसके अलावा इब्सा, यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसकी बैठक की है। इसके अलावा इसमें भारत, सीलैक क्या है, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों का समूह है। इसमें 33 देश जो है शामिल होते हैं इस सीलैक में, लैटिन अमेरिकी देश और कैरिबियाई देश। ठीक है, तो भारत ने इन देशों के साथ भी बैठक की है। इसके अलावा इंडिया सीका मतलब हो गया सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। अब इसको आप सिस्टम से लगाओगे तो सिस्टम इंटीग्रेशन सेंट्रल अमेरिका, ये जो है सीका है। इंडिया सीका के साथ भी बहुपक्षीय बैठक की है। इसके अलावा फीपिक क्या है, पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो याद रखना फीपिक। इसमें से जो अगर कुछ पूछेगा यूपीसी तो पूछेगा L69 क्या है और C10 क्या है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार इस पे लगा रखे हैं। ये क्या पूछ सकता है, यूपीसी पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा L69 क्या है, तो वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों का एक समूह है L69। इसमें 69 देश लगभग ग्लोबल साउथ के हैं। इसके अलावा C10 क्या है, तो अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों का जो है एक संगठन है C10। ठीक, तो ये दोनों संगठन याद रखना। इसमें भारत ने इन लगभग 6-7 बहुपक्षीय संगठनों के साथ अलग से बैठक की है। कहाँ पे, अमेरिका में, कह सकते हो यूएन महासभा से इतर। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूज 5 है, इसमें क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी निबंध का टाइटल क्या था, ये द डिसीसिव डिकेड फॉर इंडिया में लिखा था कि भारत चीन के शक्ति के अहंकार को खारिज करेगा। इसका नाम याद रखना निबंध का, जो निबंध लिखा गया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और निधन भी हुआ है। हो सकता है यूपीसी पूछ ले, क्योंकि 2024 में एक क्वेश्चन पूछा, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, उनकी किताब थी, उनसे संबंधित एक जो है टाइटल पूछ लिया था। तो निबंध क्या है, अ डिसीसिव डिकेड फॉर इंडिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री रहे हैं इसलिए पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डिसीसिव डिकेड फॉर इंडिया में लिखा है कि भारत जो है चीन की शक्ति का जो अहंकार है उसको खारिज या खत्म करेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो निबंध था काफ़ी, बस ये टाइटल याद रखना। इसके अलावा न्यूज जो 6 है, भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला
एस्ट्रोसैट। आपको पता होगा कि 2015 में भारत का PSLV जो लॉन्च व्हीकल है उसने इसी एस्ट्रो सैटेलाइट को का अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये लॉन्च में अंतरिक्ष में स्थापित किया था और उसके हो गए 10 साल। और आपको ये जानकर बड़ा अचंभा लगेगा, जो एस्ट्रोसैट भेजा गया था उसकी समय सीमा कितनी थी? 5 वर्ष की। 5 वर्ष तक के लिए ये काम करेगा, लेकिन ये लगातार अपने कई वर्षों से, मतलब जब से इसको स्थापित किया तब से अपनी सेवाएं दे रहा है। और ये PSLV C30XL द्वारा एस्ट्रोमेट को लॉन्च किया गया था। तो ये नाम याद रखना और एस्ट्रोसैट का नाम याद रखना। इसके 10 साल हो गए, इसलिए चर्चा में था। इसने, ये वेधशाला है, इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। आगे चलते हैं। ये एडिटोरियल था दोस्तों द हिंदू में, एन एंजल्स पॉज इन एन AI शेप्ड वर्ल्ड, यानी AI आकार की दुनिया में एंजल्स का विराम। अभी एडिटोरियल AI किससे संबंधित था? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे संबंधित पूरा एडिटोरियल था। और इस एडिटोरियल को मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे एडिटोरियल आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ये, इस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए और यहीं पे आपको सारे एडिटोरियल द हिंदू का जितने एडिटोरियल होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, हिंदी में अनुवादित करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। और बहुत ही सरल शब्दों में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है, क्योंकि अनुवादित हो सकता है, कई सारी मीनिंग हमको भी प्रॉब्लम करती है, तो हम उसको गूगल से ही ट्रांसलेट करते हैं। तो वो हिंदी रूपांतरित रूप आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो पूर्णतः गूगल ट्रांसलेट नहीं है। उसमें हम अपनी भी कुछ बहुत सारी, जहाँ पे कठिन शब्दावली है उसको हम सरल करते हैं, ठीक है। तो वो सारी अनुवादित रूप में आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नया चैनल है ये। और दूसरी बात ये कि हम जो भी एडिटोरियल देते हैं उसका मेन मकसद ये है कि आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि IAS बनना है। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो IAS नहीं बन सकते, ठीक है। और इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनालिसिस खुद से करिए और तब जा करके आप चीज़ें कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। और आई थिंक हम लोग की 29 तारीख तक सारी न्यूज़ कवर हो गई है। और हम लोग जो है 30, 31, आई थिंक 30 का ही महीना, तो 30 और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर इसकी न्यूज़ जो है कल कर लेंगे या 1-2 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ आपकी छूट जाती है उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। बस आप ध्यान से पढ़ते रहो और करते रहो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।